नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर हमने देखा है वॉलेटिलिटी देखने को मिली। कल तो वॉलेटाइल था ही, ऊपरी लेवल से अच्छी खासी बिकवाली हुई, लेकिन आज 18,120 को छूने के बाद फिर फिसला है। अब 18,013 याद रखिएगा डे लो था, 18,025 के लेवल्स। बैंकिंग शेयरों में दबाव ज्यादा देखने को मिला है, 227 अंकों की गिरावट इस समय। 43,137 के हाई के बाद आप देखिएगा 42,730 का लो भी दिखाया, और अब आप देखें हम बीचों बीच है, इनफैक्ट डे लो के ज़्यादा करीब है। दिन की ऊपरी लेवल से 400 पॉइंट तक का नुकसान निफ्टी बैंक दिखा रहा है। मिड कैप्स भी कोई खास प्रिटी पिक्चर नहीं पेंट कर रहे हैं, 17 पॉइंट ही ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन रेशो 1:1 है, लेकिन हल्की सी गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आज के बड़ा एक्सीडेंट तो हम सब जानते हैं, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व है, और बाकी बैंकिंग काउंटर्स पर भी दबाव आया। इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस समय हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये, उसका जायजा ले लेते हैं। याद रखिएगा मैदान में है पंकज रांदड़, प्रदीप होचंदानी और साथ ही साथ अरुण कुमार मंत्री। तीनों के रिटर्न्स कल तक के आपकी स्क्रीन पर पहले आ जाएंगे। तो प्रदीप होचंदानी 11.7% के रिटर्न्स पर, और एक टाई है पंकज और अरुण के बीच, 7% के रिटर्न्स दोनों के बने हैं। आज की अप्रोच क्या है पहले वो समझते हैं। लग तो रहा था स्पेशली यूएस मार्केट्स के हाल को देखकर मैं और एशिया के हाल को देखकर कि एक अच्छा मौका मिलेगा तेजी करने का, वो मिला भी, लेकिन ज्यादा समय तक टिका नहीं। प्रदीप, क्या लग रहा है, एक रिवर्सल आ सकता है आज के इन लॉसेस से या फिर मुश्किल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने निफ्टी पे एक कॉशियस व्यू जताया था, तो हमारे हिसाब से निफ्टी का सेटअप थोड़ा सा वीक है। अर्ली चार्ट्स पे एक रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं तो वो ट्रेंडिंग ये ब्रेक कर चुका है कल के क्लोजिंग के टाइम में। तो हमारे हिसाब से ये वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है और यहाँ से 150-200 पॉइंट का और एक फॉल निफ्टी दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और ऑन द हायर से 20 डीएम एक मेजर हर्डल का काम करेगी जो 18,250-60 के करीब है। तो ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक निफ्टी पे थोड़ा एक नेगेटिव व्यू, और साथ ही अगर बैंक निफ्टी देखें तो उसमें एक सडन फॉल देखा गया आज ऊपरी लेवल से, और ये भी अगर 42,700 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी एक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। तो दोनों इंडेक्सेस पे हमारे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक है इस लेवल से आने वाले कुछ दिनों के लिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड साफ बनता हुआ, थोड़ा सा कॉशियस रहे, और ऊपरी लेवल्स पर इंडेक्स में वीकनेस है। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या इस वीकनेस में शॉर्ट के ट्रेड्स ले रहे हैं आप इंडेक्स में, या फिर इंडेक्स छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर नहीं लग रहा है, जैसे कि अभी प्रदीप जी ने बताया कि 20 डे में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो 18,240-260 के करीब करीब आता है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग प्रेफर करना पसंद करूंगा, तो मार्केट के अंदर की जिस तरीके की बाइंग आ रही है वो कन्विंसिंग नहीं है बिल्कुल भी। और बैंक्स मतलब बुरी तरीके से पीटे जा रहे हैं। बैंक्स के अंदर जिस तरीके की रैली अभी देखने मिली थी, लेकिन कल भी मैंने बताया कि जिस तरीके से इंडेक्स ड्रैग हो रहे हैं वो पेनफुल है। तो ऐसे मार्केट के अंदर फ्रंटलाइन स्टॉक अगर ढूंढते हैं सेलिंग के लिए तो ज्यादा मुनाफा होगा उसमें। तो मुझे लगता है कि सेलिंग करनी चाहिए मार्केट के अंदर। और जो कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स है उसके अंदर थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे क्रूड की इंपैक्ट वाले जो स्टॉक्स है उसके अंदर थोड़ा बाइंग वाले सीन देखने मिल सकते हैं। इस साल की शुरुआत तो ये बता रहा है कि आप प्लेन वैनिला ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे इस मार्केट में, वॉलेटिलिटी से जूझना पड़ेगा और अपनी स्ट्रैटेजी बार बार बदलती रहनी पड़ेगी। अरुण, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, जहाँ तक मार्केट की बात है, मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए मार्केट में, कि जिस हिसाब से एफआईएस की पोजीशनिंग है 35% के आसपास के, उनके लॉन्ग से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 65% के आसपास के शॉर्ट्स है, तो हेवीली ओवरसोल्ड मुझे लग रहा है। और दो लेवल्स जो हमने यूजुअली एक वीकली रिपोर्ट में हम शेयर करते हैं वो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के। 18,000 निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था, और बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें 42,800 एक स्ट्रॉन्ग बेस था। दोनों ही सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो करंटली कोई शॉर्ट करने की सलाह फिलहाल निफ्टी में नहीं है। नो डाउट सेलिंग प्रेशर 2 दिन से नजर आ रहा है, पर एक ओवरसोल्ड जोन में मुझे मार्केट नजर आ रहा है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग बाउंस में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चूंकि आज एक्सपायरी और कल फ्राइडे है, तो हो सकता है आज और कल में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बाउंस आपको देखने को मिले।
नेगेटिव जब भी होगा मार्केट जब 18,000 के नीचे जाके निफ्टी क्लोज होगा और 42,800 के नीचे जाके बैंक निफ्टी क्लोज होगा, तो दोनों ही सपोर्ट के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको सेकंड हाफ में मार्केट में मिल सकता है। ओके, तो सेकंड हाफ पर देखते हैं अप्रूवल आता है या नहीं बुल्स का, या फिर बेयर्स ही हावी रहते हैं। चलिए एक एक करके लेकर आते हैं आपके लिए वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने दरअसल किए थे आइडेंटिफाई, और उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ पर बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। पंकज का दरअसल ये कैप्लन पॉइंट खूब चला, प्रिज्म जॉनसन था ट्रेड प्रदीप चंदानी का, और अरुण का ट्रेड कार्बोरेंडम जमकर चला है। अब आज के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, तो उसका जायज़ा लेना शुरू करते हैं। पहले तो पोर्टफोलियो लेकर आइएगा आप प्लीज़ पंकज रांदड़ का, और पंकज के पोर्टफोलियो में एक तो चंबल फर्टिलाइजर बुक किया, कैप्लन पॉइंट बुक किया। पंकज, नया ट्रेड क्या रहेगा आज का? हर्षदा जी, जिस तरीके का मार्केट समझ में आ रहा है, एक बात तो श्योर है कि मुझे एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, और गेम शो की बात है। और साथ ही में मेरी जो पहली पिक रहेगी वो जीएमआर इंफ्रा की 39.90 और 40 की रेंज में जीएमआर इंफ्रा को बाय करना है। 38.20 का स्टॉप लॉस रखना है उसको। 44 और 46 ऐसे दो टारगेट के लिए प्ले कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये मूव अगर आज कल में आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये मूव ना भी आए तो अगले हफ्ते तक इस स्टॉक को कैरी किया जा सकता है। हाई कन्विक्शन वाला बेट है। जीएमआर इंफ्रा के ऊपर अपनी नजर बनाए रखे। 40 रुपीज की रेंज में डेफिनेटली बाय कॉल बनता है। 40 के आसपास खरीदने की सलाह जीएमआर इंफ्रा, यानी कि अब जीएमआर एयरपोर्ट 44-46 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर दिख रहा है, और ये फिलहाल एक ट्रेड 0.5% ऊपर। आपने स्टॉप लॉस क्या कहा? 38.20 का स्टॉप लॉस रखना है हर्षदा जी। 38.20 का दरअसल स्टॉप लॉस ये रखेंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड आ चुका है। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर भी इनके जो ट्रेड्स हैं उसमें एक तो इन्होंने सुबह में कार्बोरेंडम में प्रॉफिट बुक किया। बजाज फिनसर्व का सेल कॉल था, 15-16 पर निकल गए, और बजाज फिनसर्व की तो आज धुलाई हो रही है। स्टॉक देखिएगा 1470 आ गया। आपका टारगेट अचीव हो जाता अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते। अरुण बताइए, जो दर्शक हमारे होल्ड कर रहे सेल साइड के ट्रेड को, उनके लिए सलाह क्या है? पहले देखिए, डेफिनेटली बजाज फिनसर्व में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो बजाज फाइनेंस के जो अपडेट आया था इसी वजह से इस पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। पर अगर किसी ने शॉर्ट किया है अपनी सलाह पे तो उनको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हो सकता है आज नहीं तो कल स्टॉक वापस स्टेबलाइज होकर वापस अपवर्ड की जर्नी दिखाए। नो डाउट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, पर कुछ शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए टारगेट के आसपास या टारगेट के नीचे ही है तो बेटर है एक बार का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल। ओके, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए जैसे इन्होंने किया है। शायद एक रिवर्सल आ सकता है। स्टॉक की काफी धुलाई हुई है। इनफैक्ट इस पर मैं आगे डिटेल में बात भी करूंगी। हमारे साथ एक खास जानकार भी जुड़ने वाले जो इस कंपनी को ट्रैक करते हैं। आपका नया ट्रेड क्या रहेगा अरुण? जी, मैं सुन नहीं पाया आपका। नया ट्रेड आपका क्या है? कजारिया सिरेमिक्स मेरा पहला ट्रेड रहेगा। मुझे लग रहा है सिरेमिक स्टॉक्स जिस हिसाब से गैस के प्राइसेस नीचे आए तो ये स्टॉक मुझे टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही काफी अच्छे लगे। तो कजारिया सिरेमिक्स में बाई करने की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 1165 का रहेगा और 1278 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से काफी बेहतरीन चाल दिखा सकता है। हो सकता है 3 से 4% का मोमेंटम आज या कल के सत्र में आपको कजारिया सिरेमिक्स में देखने को। स्टॉप लॉस तो मैंने नोट कर लिया 1165, टारगेट आपका 12 टारगेट रहेगा 1278 का। 1278। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कजारिया सेरेमिक्स में तेजी करने की। प्रदीप ने डीवीज लैब के ट्रेड को दरअसल होल्ड किया हुआ है। अब एक दो और नए ट्रेड्स जोड़ सकते हैं। प्रदीप, क्या आप जोड़ेंगे इनके पोर्टफोलियो में? रैमको में इन्होंने कर लिया एग्जिट और प्रॉफिट बुक किया प्रिज्म जॉनसन में। डीवीज को होल्ड कर रहे हैं, बाय साइड का ट्रेड है वो। बताइए प्रदीप। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एफएमसीजी स्पेस का है, उसको जोड़ना चाहूंगा 908 के करंट लेवल पे। और एफएमसीजी स्पेस आज एक रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, और वॉल्यूम इसके जो है वो कल के वॉल्यूम से ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सेशन में एक अच्छा मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 887 का, और टारगेट इसमें 950 के रहेंगे। स्टॉप लॉस 950 का टारगेट। गोदरेज कंज्यूमर कुछ ही देर पहले अपडेट आया और उसके बाद स्टॉक देखिए लगभग 2-2.25% ऊपर है। प्रदीप कह रहे हैं मौका है खरीदारी करने का, टारगेट 950 का रहेगा। एक एक ट्रेड और हमारे जानकार जोड़ सकते हैं, उस पर आएंगे। लेकिन जो हम स्टॉक जिक्र कर रहे थे बजाज फिनसर्व का, उसके साथ ही देखिए बजाज फाइनेंस, दोनों ही काउंटर्स की आज हो रही है जमकर धुलाई।
7% के नुकसान पर इस समय बजाज फाइनेंस आपको दिखाई देगा 6,104 के लेवल्स। दरअसल कंपनी का एक Q3 का अपडेट आया। Q3 के अपडेट में कंपनी कह रही है सालाना करीब करीब 28% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो इतना कुछ खास इजाफा हुआ नहीं है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ अनुमान से कमजोर दिख रही है। अनुमान 7.5% का था, 5.7% के AUM ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब आगे और क्या चिंताएं उभर कर आ रही है, क्या ये एक रिफ्लेक्शन रहेगा बाकी NBFC स्पेस पर भी? शेख खान भाई BNP पारिबा के बैंकिंग और NBFC एनालिस्ट राहुल मलानी हमारे साथ हैं। राहुल, क्लियरली एक बहुत अग्रेसिव सेल कॉल बाजार ने ले लिया है। सुबह में हम CLSA की रिपोर्ट भी पढ़ रहे थे, जहां पर CLSA साफ कहता है कि एस्टिमेट से काफी कम है, सीक्वेंशियल बेसिस पर भी ग्रोथ नहीं आ रही है डिस्पाइट द फेस्टिव सीजन। ये बताइए, क्या ये एक रिफ्लेक्शन है कि डिमांड एनवायरनमेंट ही खस्ता हो गया है? क्योंकि इस कंपनी के लिए ये फेस्टिव सीजन सबसे पीक एरियाज रहते थे इनकी लोन ग्रोथ के, कंज्यूमर लोन्स बेचने के, वो नहीं दिख रहा है अब की बारी नंबर्स में। So first of all, good morning हर्षिता। In terms of फंडामेंटल अगर आप बजाज फाइनेंस का देखेंगे, बिजनेस मोमेंटम स्टिल हेल्दी है, बट इसका आप अगर कारण देखेंगे तो आप पिछले 10 से 12 साल में आप देखिए बजाज फाइनेंस का ग्रोथ रेट, AUM ग्रोथ रेट अराउंड 37% होता था और इसका अर्निंग्स कैगर होता था 40% के आसपास। अब पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के बाद ये ग्रोथ रेट टेपर हो गया है और वो ये 25 to 30% के रेंज में आ गया है। तो आप जब पिछले 10 से 12 सालों में देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ही एक लीडिंग लेंडर था, वो इतना हाई ग्रोथ दिखा रहा था। उस समय सिर्फ एक HDFC बैंक था जो 20% से ग्रोथ दिखा रहा था, बाकी सब लेंडर्स 10 से 15% के रेंज में ग्रोथ दिखा रहे थे। तो उस समय जब जो नेसेसिटी ग्रोथ डिफरेंशियल था बहुत ज़्यादा था बजाज फाइनेंस वर्सेस अदर लेंडर्स में, तो वहाँ पे एक अच्छी री-रेटिंग देखने को मिली थी आपको बजाज फाइनेंस में। जब 2 टाइम्स पे ट्रेड करता था बुक टाइम पे, वो सीधे 8 टाइम पे ट्रेड करने लगा था। तो अब जब ये पोस्ट पेंडेमिक एरा में जब आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ जहाँ पे जो 35 से 40% ग्रोथ दिखा रहा था बजाज फाइनेंस, अब वो ग्रोथ टेपर होती दिख रही है 25 to 30% में, तो नेसेसरली वहाँ पे वैल्यूएशन डी-रेटिंग आ रहा है। तो ये कारण है बजाज फाइनेंस में स्टॉक का डाउनसाइड मूव का। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो मोमेंटम अब तक दिखाया है, जो एविडेंटली पिछले 10-15 सालों में कंपनी ने पोस्ट किया, वो आगे नहीं आएगा, लेकिन तब भी इसकी लोन ग्रोथ दूसरी कंपनियां और स्पेशली छोटी NBFCs के सामने ज्यादा रहेगी? उसके बावजूद इतना एक्सक्रूशिएटिंग रिएक्शन क्यों आ रहा है राहुल? ये तो अंडरस्टूड है कि बिजनेस में तब्दील देखने को मिला है, जो पिछले सालों में हुआ इट्स नॉट नेसेसरी अगले 10 सालों में देखने को मिलेगा। बड़ा चैलेंज क्या है? क्या बड़ा चैलेंज ये है कि जब दूसरे बड़े प्लेयर्स, वेल फंडेड प्लेयर्स मार्केट में आ जाएंगे तो इनकी स्टैंडिंग को और चैलेंज करेंगे? क्या वो भी एक कारण है? अगर आप देखेंगे अभी भी जो ग्रोथ रेट जो इस बजाज फाइनेंस ने दिखाया 27% का, वो सबसे सेक्टर में अभी हाईएस्ट है। अगर आप देखेंगे ना अदर बैंक, प्राइवेट बैंक्स को भी देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में भी मैं कहना चाहूँगा बजाज फाइनेंस इज द टॉप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नंबर जो दिखा रहा है, वो सबसे हाईएस्ट दिखा रहा है। अगर आप बात करेंगे कि मेरा ये मानना है कि इसमें सिर्फ वैल्यू जो लास्ट 10-12 साल में वैल्यूएशन री-रेटिंग हुआ था, 8 टाइम्स जो बुक वैल्यू पे ट्रेड करा था, अब वो ग्रोथ रेट सस्टेन नहीं करेगी तो अल्टीमेटली वैल्यूएशन डी-रेटिंग होगा और वही चीज इसमें प्ले हो रही है। रही बात, आप बात कर रही हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आने की, तो अभी ऐसा लगता है कि अभी यानी मार्केट उसको प्राइसिंग कर रहा है धीरे धीरे, बट अभी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा देखने को मिलेगा। बट अभी मुझे लगता है कि स्टॉक पे जो मूवमेंट आ रहा है वो ग्रोथ टेपरिंग ऑफ और उसकी वजह से डी-रेटिंग हो रही है, स्टॉक में दिख रही है। इस स्थिति में कितने और टूटने की गुंजाइश है? कि आपने इस पर एक अपना टारगेट दिया है? क्योंकि बाकी ब्रोकरेजेस, CLSA 6000 कह रहा है, कुछ ब्रोकरेजेस 5200 के टारगेट दे रही हैं। आप अपने क्लाइंट्स को क्या सुझा रहे हैं जिनके पास ये स्टॉक है, उनको क्या करना चाहिए? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं है। ये लेवल पे इतना 2 लाख करोड़ की बुक पे बेस टेपर ऑफ होगा, बट
स्टिल इट इज ये आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे कंपनीज को, तो अल्टीमेटली थोड़ा वैल्यूएशन री रेटिंग आएगा या टाइम करेक्शन आएगा, बट इन्वेस्टर्स को इसमें बने रहना चाहिए अच्छी फ्रेंचाइजी में, और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखना चाहिए। आपका टारगेट क्या होगा? इसमें हमारा टारगेट है 8500 रुपीज। तो आपको उम्मीद है कि इस गिरावट के बाद रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा? यू आर नॉट इन द कैंप की ये 6000 5000 और उसके नीचे के लेवल्स दिखाएगा? करेक्ट। ओके, पॉइंट टेकन राहुल मलानी। राहुल कह रहे हैं कि बेसिकली री रेट होता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। जो पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन था उसकी तुलना में थोड़ा सा प्रदर्शन फीका हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी का प्रदर्शन बाकी पीयर से काफी बेहतर है। हालांकि अब थोड़ी सी टाइम करेक्शन देखने को मिलेगी, कुछ वैल्यूएशन री रेट होते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए करेक्शन आ रहा है। अगर आपके पास है स्टॉक तो आप होल्ड जरूर करें। 6124 के आसपास आता हुआ ये काउंटर, और इसके साथ बजाज फिनसर्व भी बिखरा है। अरुण, आप क्योंकि बजाज फिनसर्व पर नजरें बनाकर बैठे थे, कल उसमें आपने ट्रेड भी दिया, बजाज फाइनेंस पर एक फ्रेश व्यू अगर कोई सुबह में ले रहा है आज के शार्प कट के बाद, क्या अभी भी मौका है एग्जिट करने का या शॉर्ट करने का? जी नहीं, डेफिनेटली डेटा तो काफी ओवरसोल्ड है, पर एक 6050 के आसपास का एक गैप लेवल है टेक्निकल चार्ट्स पे, तो 6050 6070 वहां तक ये स्टॉक एक बार का टेस्ट कर सकता है। वहां उसके नीचे फिलहाल मुझे ये स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक मेजर रिएक्शन आ चुका है, क्योंकि न्यूज पे है, तो हो सकता है थोड़ा बाउंस आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल डेफिनेटली बाई तो नहीं करना है, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली नेगेटिव है, पर शॉर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7% डाउन है और सपोर्ट के आसपास है, 6000 6050 के आसपास का सपोर्ट है। तो किसी के भी शॉर्ट पोजीशन है तो एक काम कर सकते हैं, 6160 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे 6160 के ऊपर जाता है स्टॉक, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बाउंस दिखा सकता है। तो नई शॉर्ट की राय नहीं है, थोड़ा उछाल आने दीजिए, उछाल आता है तो देन वापस रिव्यू करके स्टॉक को देन शॉर्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल पर शॉर्ट नहीं करें, 6050 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी स्टॉक पे बना हुआ है। 6050 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, करंट लेवल्स पर शॉर्ट न करें, उछाल पर शॉर्ट करने वाला स्टॉक है। इनफैक्ट जो शॉर्ट करके पैसे बनने थे वो सुबह में बन गए, अनलेस ऑफ कोर्स अब फिर से एक गहरा करेक्शन आना शुरू हो जाए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक जगह खाली है हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में, देखते हैं कुछ ऐड करते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, एक एक ट्रेड हमारे जानकार जोड़ सकते हैं। फिलहाल अरुण कुमार मंत्री ने एक और स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है। अरुण बताइए अगला ट्रेड। हर्षदा, दो सेक्टर है जो मुझे काफी पसंद आते हैं और हर गिरावट पे आपको एटलीस्ट जनवरी सीरीज में बाई करना चाहिए, वो है सीमेंट और मेटल। तो मेटल में मैंने एक मिड कैप स्टॉक चुना है जो है JSL करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाई करें, 232 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक काफी बड़ा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। 3 दिन का अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट के आसपास है, तो 232 के स्टॉप लॉस से बाई करें, 256 का टारगेट है। ओके, तो 256 के टारगेट के लिए जिंदल स्टेनलेस इस समय पिक किया जा रहा है, 232 स्टॉप लॉस रहेगा। यह बाई साइड का ट्रेड। प्रदीप, दोपहर में अगला जोड़ेंगे? बिल्कुल हर्षिता, कुछ स्टॉक है ध्यान में, पर कुछ क्रिटिकल लेवल के क्रॉसओवर का वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही तो मैं एक और ट्रेड जरूर से जोड़ूंगा। पंकज, आप भी? जी हर्षिता जी, एज यूजुअल मुझे तो वेट ही करना होगा। कोई बड़ी स्पाइक वाला मूवमेंट वाला स्टॉक अगर समझ में आता है तो मैं सेकंड हाफ में देना पसंद ठीक करूंगा। है, तो बिग मूव्स का इंतजार सेकंड हाफ में आने का इंतजार किया जाएगा। चलिए आप लोगों के जो ट्रेड्स आए हैं वे उसका समीकरण पेश कर देते हैं। पंकज ने GMR एयरपोर्ट लिया, 46 का टारगेट, 3820 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस घंटे देखिए स्टॉक करीब 0.88% इनको जोड़कर दे रहा है। प्रदीप ने गोदरेज कंज्यूमर जोड़ा, डीवीज कैरी किया, 950 गोदरेज का टारगेट है, 887 स्टॉप लॉस। डीवीज 3540 के लिए कर रहे हैं कैरी। डीवीज आज थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर 0.5% से ज्यादा जोड़कर दे रहा है। 2 ट्रेड्स अरुण ने जोड़े, कजारिया सेरेमिक्स 1278 के टारगेट के लिए 1165 स्टॉप लॉस, और जिंदल स्टेनलेस 256 का टारगेट, 232 स्टॉप लॉस है। इस घंटे आप देखेंगे तो कजारिया इनको 0.5% के रिटर्न्स जोड़ रहा है और जिंदल स्टेनलेस 0.84%। तो ये सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो रही है। कुल मिलाकर रिटर्न्स कहां पर पहुंच रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब हमारे तीनों जानकारों का मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है, ये है अब आपकी स्क्रीन पर। देखिए 12%, 12.25% के रिटर्न्स प्रदीप होचंदानी के, 12% के रिटर्न्स अब हो गए हैं अरुण कुमार मंत्री के, और 8% के रिटर्न्स है पंकज रांदर के। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। तो अब प्रदीप एक बढ़िया ट्रेड निकालना होगा उस गैप को बनाए रखने के लिए,
और पंकज भी कैचअप कर रहे हैं, तो आप तीनों के लिए मुकाबला और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। आज और कल में ये सिचुएशन और भी दिलचस्प होता हुआ दर्शकों के लिए भी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।